घर जमाई दिल छू लेने वाली कहानी। प्रीति का विवाह राहुल से मात्र 3 माह पहले हुआ था। प्रीति के पिता संजय खन्ना शहर के जाने माने बिल्डर थे। बड़े से बंगले, गाड़ियों का काफिला, नौकर चाकरों की भरमार। राहुल मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, माँ गृहिणी। प्रीति और राहुल की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और प्यार की डोर ने उन्हें बांध दिया था। शादी के बाद जब प्रीति ससुराल गई तो उसे सब कुछ तंग और छोटा लगा। छोटा सा फ्लैट, सादा सा जीवन और नियम। उसकी सास जो एक आदर्श गृहिणी थी, उससे रसोई में हाथ बटाने की उम्मीद रखती थी। प्रीति के लिए ये सब एकदम नया और असहनीय था। एक दिन की बात है, प्रीति ने सुबह देर तक सोकर उठने की आदत से 10 बजे नाश्ते की मेज पर आई। सास ने पहले ही नाश्ता साफ कर लिया था। अरे माँ, मेरे लिए नाश्ता नहीं रखा? प्रीति ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। बेटी, यहाँ सब सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। तुम इतनी देर से उठोगी तो कैसे चलेगा? सास ने कोमल स्वर में कहा। चलो अभी पोहा बना कर देती हूँ। पोहा? प्रीति की नाक फिर सिकुड़ गई। मैं तो घर पर आमतौर पर सैंडविच या पास्ता ही खाती थी। पोहा तो सड़क पर मिलता है ना। राहुल की बहन सोनम, जो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, ने टोक दिया। भाभी, यहाँ हर दिन नए नए बनाने का रूटीन नहीं है। जो बन गया वही खा लेते हैं। आप समय पर आ जाया करो। बात बढ़ी और प्रीति ने सोनम से तीखे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे उठने बैठने से क्या परेशानी है? मैं अपने घर में जब चाहूँ उठती थी, जो चाहूँ खाती थी। राहुल की माँ ने गुस्से में कहा, बेटी, यहाँ सब नियम से चलता है। तुम भी अब इसी घर की परिवार की हिस्सा हो। थोड़ा सामंजस्य बिठाना सीखो। उस दिन दोपहर तक प्रीति ने राहुल से जिद पकड़ ली कि वे उसे लेकर मायके चले। राहुल ने समझाने की कोशिश की। प्रीति, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठहर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, प्रीति चीखी, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। या तो तुम मेरे साथ चलो या मैं अकेली चली जाऊंगी। राहुल मुश्किल में था, नया नया नौकरी कर रहा था, पिता की पेंशन पर घर चल रहा था, पर प्रीति के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार वे उसे लेकर मायके आ गया। शुरुआत में सब ठीक था। खन्ना साहब ने राहुल का स्वागत किया। बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, जितने दिन रहना है आराम से रहो। राहुल को लगा शायद कुछ दिन यहाँ रुककर प्रीति मन बना लेगी और वे वापस लौट जाएंगे, पर प्रीति ने वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। राहुल की नौकरी दूसरे शहर में थी। उसने प्रीति से कहा, चलो हम अपना एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे, तुम्हारी मर्जी से रहेंगे। प्रीति ने मुंह फेर लिया। यहाँ मेरे मम्मी पापा हैं, नौकर हैं, सब सुख है। वहाँ जाकर मैं अकेले घर में क्या करूँगी? तुम ऑफिस चले जाओगे, यहीं रहो, पापा तुम्हें अपने ऑफिस में रख लेंगे। राहुल को ये बात कचोट गई। वे दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहता था, पर प्रीति की जिद के आगे वह फिर हार गया। खन्ना साहब ने उसे अपने ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। हालांकि राहुल की पढ़ाई और रुचि कुछ और थी। धीरे धीरे राहुल घर जमाई बनकर रह गया। शुरुआती महीनों में सब ठीक था। प्रीति की माँ श्रीमती खन्ना राहुल के लिए विशेष खाने का इंतजाम करती, नौकर उसे साहब कहकर बुलाते। पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। राहुल को महसूस होने लगा कि उसे घर का एक सदस्य नहीं बल्कि एक अनचाहा मेहमान समझा जा रहा है। एक शाम जब राहुल ऑफिस से थका हारा लौटा तो प्रीति का भाई आकाश, जो कंपनी का मार्केटिंग हेड था, दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। उसने राहुल को आवाज लगाई, अरे जीजाजी आ गए, जरा बर्फ के टुकड़े ले आओ तो बाहर से। नौकर सब कहाँ गायब हो जाते हैं। राहुल स्तब्ध रह गया। उसने आकाश की तरफ देखा, फिर चुपचाप बर्फ ले आया। उस रात उसने प्रीति से कहा, सुना तुमने, तुम्हारे भाई ने मुझे नौकर की तरह ट्रीट किया। प्रीति हंस दी। अरे इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो? भैया ने शायद मजाक किया होगा। ये मजाक नहीं है प्रीति, राहुल ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे रोज ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का हिस्सा नहीं हूँ। चलो हम वापस चलते हैं। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वापस? प्रीति ने आंखें फैलाई। उस छोटे से फ्लैट में जहाँ तुम्हारी माँ मुझे रसोई संभालने के लिए कहेंगी? कभी नहीं। यही हमारा घर है। राहुल का दिल टूट गया। वे चुप हो गया। दिन बीतते रहे। राहुल का सम्मान घटता गया। नौकर उनके आदेशों को अनसुना करने लगे। एक बार जब उसने एक नौकर से अपना सूट प्रेस करने को कहा तो नौकर ने उत्तर दिया, साहब, मैडम ने मुझे बाजार जाने को कहा है, आप खुद ही प्रेस कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? राहुल ने अपने सूट खुद प्रेस करने शुरू कर दिए। प्रीति ने इसे नोटिस तक नहीं किया। वे अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग और पार्टियों में व्यस्त रहती।
एक दिन दोपहर के भोजन के समय आकाश ने फिर वही बात दोहरा दी। राहुल ने खन्ना साहब से कुछ कार्यालयीन बातचीत की तो आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप जीजाजी से इतना काम ना लिया करो, वो तो हमारे यहाँ मेहमान है। घर जमाई होते हुए भी ऑफिस की चिंता ले रहे हैं। टेबल पर सन्नाटा छा गया। खन्ना साहब ने आकाश को डांटा नहीं, बस मुस्कुरा दिए। राहुल की प्लेट में हाथ स्तब्ध हो गए। उसने चुपचाप खाना खत्म किया और कमरे में चला गया। प्रीति उसके पीछे पीछे आई। सुनो, भैया तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, तुम संवेदनशील मत बनो। ये मजाक नहीं है प्रीति, राहुल का गला भराया। ये मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाना है। तुम्हारे घर वालों की नजरों में मैं एक घर जमाई हूँ, एक ऐसा इंसान जिसका अपना कोई घर नहीं, जो दया पर पल रहा है। क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा? तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, प्रीति ने उदास स्वर में कहा और मोबाइल लेकर चैटिंग में व्यस्त हो गया। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपना छोटा सा फ्लैट, माँ का सादा पर प्यारा खाना, पिता की कहानियाँ, बहन की हंसी याद आने लगी। वहाँ वह राहुल था, यहाँ वह सिर्फ घर जमाई था। समय बीतता गया। एक सुबह श्रीमती खन्ना ने राहुल से कहा, राहुल बेटा आज माली छुट्टी पर है, तुम बगीचे की घास काट दो, सिंचाई का पाइप भी ठीक करना है। राहुल ने आश्चर्य से कहा, माँ मैं आज ऑफिस जाने वाला था, आकाश ने एक जरूरी मीटिंग रखी है। अरे वो तो आकाश संभाल लेगा, तुम यहाँ रहो, बगीचा तो देखो जंगल हो गया है। राहुल ने देखा प्रीति बगल में बैठी चाय पी रही थी और उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। राहुल का दिल एक बार फिर टूट गया। उसने चुपचाप बगीचे का काम शुरू कर दिया। धूप तेज थी, उसकी कमीज पसीने से तर हो गई। नौकर छाया में बैठे आपस में बातें कर रहे थे और उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे। दोपहर को जब वे काम खत्म करके अंदर आया तो सब लंच टेबल पर बैठे थे। उसने सीधे अपने कमरे में जाना चाहा तो प्रीति की माँ ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, पहले नहा लो, पसीने में बदबू आ रही है। राहुल रुक गया। उसने प्रीति की तरफ देखा, वह मोबाइल में व्यस्त थी। राहुल का गुस्सा फूट पड़ा, पर उसने खुद को संभाल लिया। वे चुपचाप बाथरूम की तरफ बढ़ा। उस रात राहुल बुखार से तप रहा था। लगातार धूप में काम करने और मानसिक तनाव से वे बीमार पड़ गया। उसने प्रीति को आवाज लगाई, प्रीति मुझे बुखार है, कोई दवा ला दो। प्रीति ने आंखें मलते हुए कहा, रात को कहाँ से लाऊं, सुबह नौकर से दवा मंगवा लेंगे, सो जाओ। राहुल ने करवट बदली। आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया जब उसने अपने घर में उसे रात को बुखार आता था तो उसकी माँ पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती, ठंडे पानी की पट्टी सर पर रखती थी। यहाँ उसकी अपनी पत्नी उसकी परवाह नहीं कर रही थी। सुबह होने पर भी राहुल का बुखार उतरा नहीं। प्रीति ने नौकर को दवा लाने भेजा। खुद वह अपनी माँ के साथ ब्यूटी पार्लर जाने की तैयारी कर रही थी। राहुल ने कमजोर स्वर में कहा, प्रीति तुम नहीं रुक सकती क्या आज? अरे मैंने तो महीनों से अपॉइंटमेंट ले रखा था, मम्मी के साथ जा रही हूँ, तुम आराम करो, नौकर है ना, बुला लेना अगर कुछ चाहिए, कहकर वह चली गई। राहुल उस दिन पूरा अकेला पड़ा रहा। दोपहर को एक नौकर ने उसके लिए खाना कमरे में रख दिया। बुखार के कारण उसे भूख नहीं थी। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। क्या उसने अपना स्वाभिमान, अपनी पहचान, सब कुछ इस शादी के लिए कुर्बान कर दिया था? शाम को प्रीति लौटी तो उसने देखा राहुल का बुखार और बढ़ गया था। वह थोड़ी चिंतित हुई और डॉक्टर को बुलाने की बात कही, पर तभी आकाश ने कहा, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो सामान्य बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा। प्रीति चुप हो गई। उस रात भी राहुल तड़पता रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे चक्कर आ गए थे। उसने फिर प्रीति से डॉक्टर को बुलाने को कहा। इस बार प्रीति ने हाँ कह दी, पर जैसे ही वे फोन उठाने लगे उसकी माँ ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, देखो बुखार तो उतर ही रहा है, अभी नौकर बाजार जा रहे हैं, वो कुछ अच्छी सी दवाई ले आएंगे, डॉक्टर को घर बुलाने में 5,000 रुपये तो लगेंगे ही। राहुल ने ये बात सुन ली। उसकी आंखें खुल गईं। उसके स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी 5,000 रुपये थे। उसने उठने की कोशिश की पर शरीर ने साथ नहीं दिया। प्रीति कुछ बोलती उससे पहले ही आकाश ने कहा, देखो जीजाजी, हम लोग छोटे मोटे बुखार में डॉक्टर के पास नहीं जाते, तुम थोड़े नाजुक हो, खैर चलो मैं ही अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन कर देता हूँ। राहुल ने कहा, ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में एक ठंडापन था। प्रीति ने महसूस किया पर कुछ नहीं बोली। दोपहर बाद राहुल ने खुद उठकर कुछ खाने की कोशिश की। बाथरूम जाने के लिए वे कमरे से निकला तो रास्ते में उसने प्रीति और उसकी माँ का वार्तालाप सुन लिया। श्रीमती खन्ना कह रही थी, राहुल को तो आराम की आदत पड़ गई है,
छोटी सी तकलीफ में भी डॉक्टर। हम लोग तो कभी बीमार पड़ते ही नहीं, प्रीति ने कहा। हाँ माँ, पर इस बार बुखार ज्यादा है। अरे सब मन का भरम है, देखना जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे भी घर जवाई रहते हुए इतनी सुविधा और कहाँ मिलेगी। तुम्हारे पापा ने ऑफिस में अच्छी पोस्ट दी हुई है, उसे संतोष रखना चाहिए। ये शब्द राहुल के कानों में गूंजने लगे। घर जवाई। उसने दीवार पर हाथ टेककर अपना संतुलन बनाया, बाथरूम में चला गया। उस शाम जब प्रीति कमरे में आई तो राहुल बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने प्रीति से कहा, बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? अभी तो मुझे नीचे जाना है, परसों किटी पार्टी है, मम्मी के साथ शॉपिंग लिस्ट बनानी है, प्रीति ने कहा। यही तो बात है प्रीति, राहुल ने धीरे से कहा। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास कभी समय नहीं है। मेरी ज़रूरतों, मेरी भावनाओं के लिए तुम्हारे पास कभी समय नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। प्रीति चिढ़ गई। फिर वही बात, तुम हमेशा शिकायत ही करते रहते हो। क्योंकि शिकायत करने लायक हालात हैं। राहुल ने आवाज़ उठाई, फिर शांत होकर बोला, आज सुबह तुम्हारी माँ ने कहा कि मेरे इलाज पर 5,000 रुपये बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। क्या मेरी सेहत तुम्हारे लिए 5,000 रुपये से सस्ती है? प्रीति स्तब्ध रह गई। उसने ये बात नहीं सुनी थी। माँ ने ऐसा कहा? शायद तुमने गलत सुन लिया। नहीं प्रीति, मैंने सही सुना। और तुम्हारे भाई ने मुझे आज तक कितनी बार घर जवाई कहा है, ये तुम जानती हो। तुमने कभी उसे रोका नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारे मन में भी यही बात है। प्रीति ने विरोध करना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। राहुल ने आगे कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए तुम्हारे साथ आ गया। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार की कीमत मेरे स्वाभिमान को गिरवी रखकर चुकानी पड़ेगी। मैं कल वापस जा रहा हूँ अपने घर। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम यहीं रहो। प्रीति हैरान रह गई। राहुल ने इतने दृढ़ स्वर में कभी नहीं बोला था। वह बोली, पर यहाँ सब कुछ है। वहाँ क्या है? वहाँ मेरा स्वाभिमान है, मेरी पहचान है। वहाँ मैं घर का मालिक हूँ, मेहमान नहीं। वहाँ मेरी माँ मुझे बुखार में पूरी रात जागकर सेवा करती, 5,000 रुपये का हिसाब लगाकर नहीं। राहुल की आंखों में आंसू थे। प्रीति ने पहली बार गौर से अपने पति को देखा। उसका चेहरा पतला हो गया था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वे सोचने लगी, क्या सचमुच उसने राहुल के साथ ऐसा व्यवहार किया? वे याद करने लगी। हाँ, भैया ने कई बार उसे घर जवाई कहा था और उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, नौकरों ने कई बार उसके आदेशों की अवहेलना की थी और उसने कभी डांटा नहीं। हाँ, उसके माता पिता ने राहुल से नौकरों जैसा काम करवाया था और उसने विरोध नहीं किया। अचानक उसे एहसास हुआ कि राहुल के साथ कितना गलत हुआ है। वे उसका पति था, उसका जीवन साथी, ना कि कोई अनचाहा मेहमान। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ राहुल। प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम कितना तकलीफ में हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। राहुल ने उसे देखा। उसके चेहरे पर सच्चा पश्चाताप था। उसने प्रीति का हाथ थाम लिया। अगले दिन जब राहुल ने खन्ना साहब को जाने की इच्छा जताई तो आकाश ने फिर वही टिप्पणी की, क्या जल्दी है जीजाजी? घर जवाई होकर भी इतनी बेचैनी? इस बार प्रीति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने आकाश की तरफ गुस्से से देखा। भैया, अगर तुमने एक बार भी फिर से मेरे पति को घर जवाई कहा तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। ये मेरे पति हैं और इनका इस घर में पूरा सम्मान होना चाहिए। सब हैरान रह गए। प्रीति ने आगे कहा, माँ पापा, आप लोगों ने भी राहुल के साथ नौकर जैसा व्यवहार किया है। ये गलत है। हम दोनों अब अपने घर जा रहे हैं। खन्ना साहब ने समझाने की कोशिश की। बेटी, हमने तो कभी, हाँ, आपने कभी सीधे नहीं कहा, पर आपकी उपेक्षा ने सब कह दिया, प्रीति ने कहा। राहुल बुखार से तप रहे थे और आपको उनकी चिंता नहीं, 5,000 रुपये की चिंता थी। श्रीमती खन्ना ने शर्म से सिर झुका लिया। राहुल और प्रीति ने उसी दिन वापस जाने का फैसला लिया। रेलवे स्टेशन पर जाते समय प्रीति ने राहुल से कहा, मैं वादा करती हूँ अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, सुख दुख में। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, घर छोटा है पर दिल बड़ा है, तुम्हारा स्वागत है। जब वे अपने छोटे से फ्लैट में पहुंचे तो राहुल के माता पिता और बहन ने उनका खुशी से स्वागत किया। उसकी माँ ने प्रीति को गले लगाया। बेटी, घर आई हो? अब यही तुम्हारा घर है। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि घर का मतलब बड़े बंगले और नौकर चाकर से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन होता है। उस रात उसे पहली बार लगा कि वह सचमुच घर आ गई है। और राहुल
वह फिर से राहुल बन गया था। उसकी आंखों में चमक वापस आ गई थी। उसने प्रीति का हाथ थामा और खिड़की से बाहर तारों की तरफ देखते हुए कहा, अब हम साथ में एक नया घर बनाएंगे, हमारा अपना घर। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।